नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवानी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। फिर 100 बात की एक बात का बड़ी खबर आ रही है अफ्रीकी देश लिबिया से। वहां डैनियल तूफान की वजह से इतनी बारिश हो गई कि कम से कम 2000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और 10,000 लोगों का कुछ अता पता नहीं। भारी बारिश की वजह से वहां 2 बांध टूट गए, सैलाब बस्तियों को बहा ले गए। तबाही इतनी भयानक थी कि वहां के एक मंत्री ने उसकी तुलना सुनामी से कर डाली, क्योंकि लिबिया में तूफान की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान वहां के दरना शहर में हुआ, जहां तूफान के बाद हुई तेज बारिश में नदी पर बना बांध टूट गया, जिसके बाद ऐसी तबाही हुई जैसी लिबिया के लोगों ने सपने में भी नहीं सोची थी। क्योंकि तुर्की, बल्गेरिया और ग्रीस से होते हुए लिबिया पहुंचे डैनियल तूफान ने वहां के 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लिबिया की सरकार ने जानकारी दी कि वहां आए हाहाकारी तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान भूमध्य सागर के किनारे बसे दरना शहर में हुआ, क्योंकि नदी, रेगिस्तान, समंदर और पहाड़ों से घिरे इस शहर में नदी का बांध टूटने से सैलाब आ गया, जिसने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी। इससे पहले समंदर से उठे बवंडर ने उत्तरी लिबिया में भी खूब तबाही मचाई। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पुतिन से मिलने रूस पहुंच गए। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि किम जोंग उन रूस जाने के लिए ट्रेन से रवाना हो चुके हैं। खबर दक्षिण कोरिया के मीडिया ने दी थी, जिस पर उत्तर कोरिया के मीडिया ने खुद मोहर लगा दी, क्योंकि उत्तर कोरिया के मीडिया ने किम के ट्रेन से रवाना होने की तस्वीरें ही जारी कर दी, जिसमें किम हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। उनके पीछे कुछ सैन्य अधिकारी भी नजर आए। यही नहीं, किम प्योंगयांग से जिस ट्रेन में बैठकर रूस के व्लादिवोस्तोक जाने के लिए रवाना हुए, उसकी तस्वीरें भी आ गई। हालांकि उत्तर कोरिया के मीडिया ने किम के रूस दौरे से जुड़ी दूसरी जानकारी नहीं दी, और उसने ये जरूर बता दिया कि ट्रेन में किम के साथ कौन कौन था। उत्तर कोरिया के मीडिया ने जानकारी दी कि किम के साथ ट्रेन में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री और उत्तर कोरिया की सेना के चीफ समेत कई सैन्य अधिकारी भी रूस गए। इससे पहले 2019 में व्लादिवोस्तोक में ही पुतिन और किम की मुलाकात हुई थी, और कोरोना के बाद किम एक बार फिर रूस पहुंचे, जो महामारी के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस दौरे पर भड़के अमेरिका ने पुतिन पर तंज कस दिया। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने तो यह तक कह दिया कि पुतिन किम जोंग उन से भीख मांग रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन से लड़ते लड़ते उनके हथियार खत्म हो चुके हैं। पश्चिमी मीडिया पिछले कई दिनों से यह दावा कर रहा है। जिसके बाद किम के रूस दौरे से भड़के अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने भी यही बात दोहराई। यही नहीं, वो ये तक बोल गए कि पुतिन किम से भीख मांग रहे हैं। I would characterize it as him begging for assistance. पश्चिमी मीडिया लगातार दावा कर रहा है कि यूक्रेन जंग ने पुतिन के हथियार खत्म कर दिए। नौबत ये आ गई कि उनके पास बहुत जल्द हथियार खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, उसने दावा किया कि पुतिन और किम के बीच हथियारों की डील होगी। अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि किम को पुतिन से परमाणु हथियार और खतरनाक तकनीकी मिलेगी, जो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ा देगी, जबकि यूक्रेन जंग में हथियारों की किल्लत झेल रहे रूस को किम से हथियार मिलेंगे। और इस मुलाकात के लिए किम जोंग उन एक ट्रेन के जरिए रूस पहुंचे, और उनके इसी फैसले के बाद उस ट्रेन की चर्चा होने लगी, क्योंकि किम जोंग उन अक्सर अपनी इस ट्रेन में बैठकर यात्रा करते हैं। 2019 में भी वो इसी ट्रेन से रूस गए थे और प्योंगयांग से व्लादिवोस्तोक रवाना हुए थे। क्योंकि किम की ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं है, बल्कि उसे चलता फिरता किला कहा जाता है। गहरे हरे रंग की इसी ट्रेन से वो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग से मुलाकात करने भी जा चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि किम ट्रेन से विदेश यात्रा की पारिवारिक परंपरा को निभा रहे हैं, जिसकी शुरुआत उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सॉन्ग ने की थी। यही नहीं, कहा जाता है कि किम प्लेन से सफर करना पसंद नहीं करते। वैसे किम जिस ट्रेन से रूस पहुंचे, उसमें उनके और बाकी अफसरों के लिए कमरे और कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं। ये पूरी ट्रेन बुलेट प्रूफ है और बाकी ट्रेनों की तुलना में इसकी स्पीड बहुत कम होती है, और ये पटरी पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। किम और उनके अधिकारी इसी ट्रेन में बैठकर रूस पहुंच गए, जहां उनकी और पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा है। इधर हरियाणा पुलिस ने नूह में हुई हिंसा के आरोपी मोनू मनेसर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मोनू मनेसर की तलाश हरियाणा और राजस्थान की पुलिस को लंबे वक्त से थी। इस दौरान उसकी गिरफ्तारी से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें एक वीडियो में सादे कपड़ों में दिख रहे कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाते दिखे। वीडियो में साफ दिखा कि सादे कपड़ों में वो पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए पहले से जाल बिछाए हुए थे, और जैसे ही वो वहां की एक दुकान से बाहर निकला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रोसरी शॉप में जब वो गया था मोनू, उस पर पहले से ही सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की जो टीमें थी वो नजर रखे हुए थी। उस दुकान के सामने आए सीसीटीवी वीडियो में मोनू मानेसर अपने चेहरे को कपड़े से ढका दिखाई दिया। उस पर 31 जुलाई को नूह में हिंसा भड़काने का आरोप है। साथ ही राजस्थान में हुए नासिर और जुनैद हत्याकांड में भी वो आरोपी है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। इस बीच पीओके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में जल्द मिलाने का दावा किया, और दावा किया कि पीओके कुछ समय बाद भारत में शामिल हो जाएगा। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा। बीते कई दिनों से पीओके में रहने वाले लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बेहिसाब बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां और नाले उफान पर आ गए।
जिसकी वजह से वहां कोहराम मच गया और हर तरफ तबाही नजर आने लगी। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहां के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहां से आई तस्वीरों में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी कई फीट पानी के बीच चलने को मजबूर नजर आईं। बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो इलाका है, ये शहर का पटेल तिराहा है। वहाँ के रिहायशी इलाकों में नदी और नालों के पानी ने धावा बोल दिया। कई इलाकों में 2 से 3 दिन तक बिजली ठप हो गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। वहाँ के निचले इलाकों में तो पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहाँ रहने वाले लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसे करीब 650 लोगों को सुरक्षित निकाला। और सिर्फ बाराबंकी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कई हिस्से भी बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में बारिश के पानी के साथ नालों का गंदा पानी भी भर गया और वहां रहने वाले लोग कहीं घुटने तक भरे पानी से गुजरते नजर आए तो कहीं टखने तक भरे गंदे पानी से होकर जाना उनकी मजबूरी बन गया। सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों को ही परेशानी नहीं हो रही बल्कि इस पानी की वजह से गाड़ियां भी खराब होने लगी। इतना ही नहीं, गंदा पानी भरने की वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें पेश आने लगी। यहाँ तो बहुत 4-5 फीट पानी था और पीछे नाव भी चल रही है। लगातार बारिश के बाद नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा, जिसकी वजह से लोगों का घर का सामान खराब होने लगा और हर तरफ बदबू और गंदगी पसरी दिखाई दी। कई दिन से भरे इस पानी की वजह से लोगों को बीमारियां फैलने का डर भी सताने लगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर मलबा आने से 4 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि जिस वक्त पहाड़ से मलबा नीचे आया उसी समय वहां से एक ट्रक गुजर रहा था, जिसकी चपेट में आकर वो ट्रक कई फीट खाई में नीचे गिर गया। हादसे के बाद हाईवे के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। उधर अमेरिका ने भारत में हुई G20 की बैठक को पूरी तरह सफल बताया। अमेरिका ने सम्मेलन के भव्य आयोजन के लिए भारत की जमकर तारीफ की और शानदार मेजबानी के लिए भी अमेरिका ने भारत की प्रशंसा की। We absolutely believe it was a success. The G20 is a big organization. अमेरिका ने G20 में रूस और चीन के होने के बावजूद सभी मुद्दों पर एक सुर में सहमति बनने को ऐतिहासिक कदम बताया और इसके लिए भी भारत का आभार जताया। इस बीच कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के एक बार फिर जनमत संग्रह कराने की मांग पर भारत ने सख्ती दिखाई। वहां रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने अगले महीने 29 अक्टूबर को फिर से जनमत संग्रह कराने का ऐलान कर दिया, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि कनाडा में अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। 2 दिन पहले प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में एक गुरुद्वारे में जनमत संग्रह करवाया था। इतना ही नहीं, इस संगठन ने 29 अक्टूबर को एक और जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा की सरकार से इस पर कड़ी आपत्ति जताई। 2 दिन पहले जब कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने जनमत संग्रह कराया, उस दिन वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद थे और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सामने भारत के खिलाफ कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा भी उठाया था। इधर G20 सम्मेलन के बाद 2 दिन तक भारत में फंसे रहे कनाडा के पीएम की उनके अपने ही देश में किरकिरी हो गई। G20 समिट खत्म होने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को रविवार को वापस कनाडा जाना था, मगर उनके विमान में ऐसी तकनीकी खराबी आई कि वो तय वक्त पर उड़ान ही नहीं भर पाए और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को 2 दिन तक दिल्ली में ही रुकना पड़ा। इस बात को कनाडा के विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और जस्टिन ट्रूडो को जमकर घेरा। वहां की कंजर्वेटिव पार्टी ने इस खबर का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ट्रूडो की सर्कस का शो भारत में ठप पड़ गया। जस्टिन ट्रूडो के विरोधी और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोलिएव ने भी उन्हें आड़े हाथ लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रूडो को भी उड़ानों की वैसी ही देरी का सामना करना पड़ा जिससे कनाडा के आम लोग 2-4 होते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शुक्रवार को G20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। सम्मेलन खत्म होने के बाद उन्हें रविवार को कनाडा लौटना था, मगर उनका विमान खराब हो गया, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक दिल्ली में ही फंसे रहे और दोपहर में जाकर उनका विमान उड़ान भर पाया। जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जिस एयरबस 310-300 विमान से सफर करते हैं, कभी उसे उड़ता ताजमहल कहा जाता था, मगर अब वो विमान कबाड़ बनता जा रहा है, क्योंकि उस एयरबस 310-300 विमान को सर्विस में 34 साल बीत चुके हैं और अब उसमें बार बार दिक्कतें आ रही हैं। 2016 में जब कनाडा के पीएम बेल्जियम जा रहे थे, तब भी उनके इस हवाई जहाज में खराबी आ गई थी। इस वजह से उन्हें टेक ऑफ करने के आधे घंटे बाद ही कनाडा की राजधानी लौटना पड़ा था। 2018 में भी जस्टिन ट्रूडो के इसी एयरबेस 310-300 प्लेन से भारत आते वक्त परेशानी आई थी, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री की सवारी एयरबस 310-300 प्लेन को 1990 के दशक में तब के विपक्ष के एक नेता ने उड़ता ताजमहल नाम दिया था, क्योंकि विमान के इंटीरियर को अपग्रेड कर एकदम शाही कर दिया गया था। इस बीच भारत में हुई G20 बैठक के सफल आयोजन से लंदन में बैठे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ झुंझला उठे। उन्होंने दावा किया कि अगर 2017 में उन्हें सत्ता से बेदखल न किया गया होता तो पाकिस्तान भी G20 का सदस्य देश बन जाता। और उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि अगर उनकी नीतियों पर अमल किया जाता तो इस बार का G20 सम्मेलन भारत के बजाय पाकिस्तान में होता। 2017 का तसलसल रहता ना तो ये G20 पाकिस्तान में होता। इस दौरान उन्होंने भारत में हुई G20 बैठक पर भी अपनी झुंझलाहट दिखाई। ऐसा
इसलिए क्योंकि इस बैठक में दुनिया के तमाम देश थे, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र किसी ने नहीं किया। जिसके बाद नवाज शरीफ बौखला गए और उन्होंने इसका ठीकरा इमरान खान पर फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार की कई योजनाएं इमरान खान ने बंद करवा दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान G20 का सदस्य बनने से चूक गया। इसी बीच ये खबर भी सामने आई कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान लौटेंगे। ये जानकारी उनके भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ अगले महीने की 21 तारीख को 4 साल बाद अपने देश लौटेंगे। वो 2019 से ही पाकिस्तान से बाहर हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान लौटने के बाद नवाज शरीफ नई राजनीतिक पारी का आगाज कर सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के एक जवान भी शहीद होने की खबर आई, जबकि कुछ पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर है। सेना के सूत्रों के मुताबिक कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान शुरू किया था, लेकिन जैसे ही सेना के जवान आतंकियों के करीब पहुंचे, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से घंटों तक फायरिंग होती रही, जिसमें एक आतंकी को ढेर किए जाने की खबर आई। मुठभेड़ वाली जगह के पास से सुरक्षा बल को आतंकियों का कुछ सामान भी मिला। माना जा रहा है कि आतंकियों को राजौरी के ही कुछ लोगों की मदद मिल रही थी। और राजौरी में हुई इसी मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल की अगुवाई करने वाले केंट नाम का कुत्ता शहीद हो गया, लेकिन अपनी जान गंवाने से पहले उसने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने हैंडलर को बचा लिया। तभी वो आतंकियों की गोलीबारी की चपेट में आकर घायल हो गया, जिससे भारतीय सेना के इस कुत्ते की जान चली गई। उधर आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल में पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला करने का दावा किया। पिछले हफ्ते TTP ने चित्राल से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने और पूरे इलाके पर कब्जा करने का ऐलान किया था। और उसका यह भी दावा है कि उस इलाके में बचे पाकिस्तानी सैनिकों को भगाने के लिए उसके लड़ाके उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के तालिबान कहे जाने वाले इस आतंकी संगठन ने पिछले हफ्ते चित्राल जिले पर हमला किया था। उसने दावा किया कि उसके इस ऑपरेशन में पाकिस्तान सेना के 100 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने TTP के इस दावे को नकार दिया। लेकिन इस आतंकी संगठन का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा का चित्राल इलाका उसके कंट्रोल में है और उसके लड़ाके पाकिस्तानी सेना को वहां घुसने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। TTP की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों से लैस उसके लड़ाके चित्राल की पहाड़ियों पर गश्त करते नजर आए। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल हैबतुल्लाह अलीज़ई ने दावा किया कि तालिबान में गुटबाजी की वजह से अफगानिस्तान तेजी से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना के काबुल छोड़ने के बाद से ही अफगानिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पाने की लालच में तालिबान कई गुटों में बढ़ गए। अमेरिका में रह रहे अफगानिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल हैबतुल्लाह अलीज़ई ने दावा किया कि अफगानिस्तान आतंकी संगठनों का गढ़ होने के साथ विदेशी आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना भी है। और न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में अफ्रीका के आतंकी संगठनों ने पैर जमा लिए हैं, जिससे वहां के हालात और खतरनाक हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तालिबानी नेताओं ने गुटबाजी खत्म नहीं की तो वहां गृह युद्ध की आग भड़क जाएगी और अफगानिस्तान कई हिस्सों में टूट जाएगा। हालांकि अलीज़ई ने अफगानिस्तान की इस हालत के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान पर तोरखम बॉर्डर के पास अवैध निर्माण करने का आरोप लगा दिया। पिछले हफ्ते तोरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सुरक्षा बल आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों की तरफ से वहां जोरदार फायरिंग की गई थी। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर को सील कर दिया था। पाकिस्तान का आरोप है कि तोरखम बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाके उसके इलाके में अवैध निर्माण करने में जुटे थे और जैसे ही पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जबकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। और उसने आरोप लगाया कि तोरखम बॉर्डर पर एक पुरानी सुरक्षा चौकी को सही करने के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बल ने उनके सैनिकों पर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद वहां के हालात बिगड़ गए थे। 6 सितंबर से पाकिस्तान का तोरखम बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लाइन लगी। इधर LAC के पास लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके तैयार होने के बाद भारतीय वायुसेना के लिए चीन को घेरना आसान हो जाएगा, क्योंकि चीन की सीमा इस एयरबेस से काफी नजदीक है। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC के पास लद्दाख में तीसरे फाइटर एयरबेस का शिलान्यास कर दिया। लद्दाख के न्योमा में 13,700 फीट की ऊंचाई पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड कर नया फाइटर एयरबेस तैयार किया जाएगा, जिसे बनाने में करीब 214 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। साथ ही इस फाइटर एयरबेस का रनवे 2700 मीटर लंबा होगा, जिसे कंक्रीट से बनाया जाएगा। वहीं इस फाइटर एयरबेस को तैयार करने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा, जो वायुसेना के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर चीन ने भारत के खिलाफ कोई चालबाजी की तो इस एयरबेस से लड़ाकू विमानों के जरिए उसे मुंहतोड़ जवाब देना आसान हो जाएगा। हालांकि पहले से लद्दाख के लेह और थोइस इलाके में 2 एयरबेस हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 90 प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए। इन परियोजनाओं में सड़क, पुल, रनवे, हेलीपैड और सुरंगें शामिल हैं।
और इस दौरान उन्होंने बीआरओ के काम की जमकर तारीफ की। बीआरओ ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है। ये सभी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश समेत देश के 11 राज्यों में तैयार हुए। उधर इजरायल में नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के समर्थन में जनता सड़कों पर उतर आई। इजरायल में इस बिल के विरोध में महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इजरायल सरकार के इस बिल की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अधिकार छिन जाएंगे, जिसके खिलाफ अदालत में अपील की गई थी, जिस पर वहां की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में इजरायल के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें देखकर लगा कि पूरा इजरायल ही सड़क पर आ गया, क्योंकि सड़कों पर तिल रखने की जगह तक नहीं बची। नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल के विरोध में झंडे और बैनर लेकर इकट्ठा हुए लोगों ने पुतला भी जलाया। इजरायल की सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सुधार बिल के विरोध में अपील दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, जिसमें इजरायल की सुप्रीम कोर्ट के सभी 15 न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया, जो इजरायल के इतिहास में पहली बार हुआ, वरना इससे पहले किसी मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच ही करती थी। लेकिन इस बार मामला न्यायिक सुधार बिल का था, इसलिए न सिर्फ सुनवाई में सभी जज बैठे, बल्कि इसका सीधा प्रसारण भी किया गया, क्योंकि यह बिल इजरायल की सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में कटौती कर देगा। और इजरायल के लोगों में इसी बात पर गुस्सा है। वो नेतन्याहू सरकार के इस बिल को वहां के लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहे हैं, क्योंकि इजरायल के न्यायिक सुधार बिल की वजह से इजरायल की संसद को अदालत का आदेश पलटने का अधिकार मिल जाएगा। यही नहीं, नए बिल की वजह से चुनी हुई सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल दे सकती हैं। साथ ही बिल लागू होने से किसी कानून को रद्द करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित हो जाएगी। यही वजह रही कि इजरायल की एक बड़ी आबादी ने इस बिल का विरोध किया, जिसमें केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े पदों पर बैठे पुलिस अधिकारी और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। जिसकी मिसाल 12 मार्च को तेल अवीव में हुआ प्रदर्शन है, जिसमें वहां के पुलिस चीफ ने शामिल होकर सरकार को झटका दिया था, जिसके बाद उनसे उनका पद भी छिन गया था। उधर मोरक्को में पिछले हफ्ते आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 2500 के पार चला गया। वहां आए 6.8 तीव्रता के भूकंप ने हाहाकार मचा दिया। वहां पिछले हफ्ते आए भूकंप की दहशत की वजह से लोग अब भी घरों के बाहर सो रहे हैं, क्योंकि भूकंप के हल्के झटके भी लोगों को डरा रहे हैं। आशंका जताई गई कि मोरक्को में मरने वालों का आंकड़ा 3000 तक पहुंच सकता है, क्योंकि मोरक्को में पिछले 6 दशक का सबसे खतरनाक भूकंप आया, जिसने मोरक्को में हजारों लोगों की जान ले ली। हजारों लोग अब भी मलबे में दबे हैं, जिन्हें बचाने के लिए मोरक्को के अलावा स्पेन, ब्रिटेन और कतर से भी टीमें पहुंची। भूकंप का केंद्र मोरक्को के ऐतिहासिक शहर मराकेश में था, इसलिए सबसे ज्यादा तबाही भी वहीं हुई, क्योंकि मराकेश के गाँवों में पुराने मकान थे जो 6.8 तीव्रता का भूकंप नहीं झेल पाए, और देखते ही देखते मोरक्को में मलबे का अंबार लग गया और 2500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस बीच मोरक्को के भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीमें लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं। मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। वहां मदद के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम ने मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश की, जिसके लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें चीख पुकार के बीच रेस्क्यू टीम लोगों को मलबे से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक भूकंप के तगड़े झटकों में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा तबाही हुई, क्योंकि वहाँ के मकान भूकंप के झटके नहीं झेल पाए और पूरी तरीके से ढह गए, जिसकी वजह से कई रेस्क्यू टीमों को उन इलाकों में भेजना पड़ा। यही नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। वहीं मोरक्को में आए ताकतवर भूकंप से पहले का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया में सनसनी फैला दी, क्योंकि उस वीडियो में भूकंप से ठीक पहले आसमान में एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकती नजर आई, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। वीडियो में 3 बार आसमान में अलग अलग दिशा में वो नीली रोशनी चमकती दिखी। वीडियो देखकर सवाल उठने लगे कि क्या उस नीली रोशनी का मोरक्को में आए भूकंप से कोई कनेक्शन है। कहा जा रहा है कि वीडियो में जो दिखा वो अर्थक्वेक लाइट है, मगर वो क्यों दिखती है तो इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। एक थ्योरी यह है कि जब भूकंप आता है तो धरती के अंदर मौजूद कुछ खास तरह की चट्टानों में इलेक्ट्रिक चार्ज एक्टिवेट होता है, जो आसमान में रोशनी बनकर चमकता है। एक अनुमान यह भी है कि टेक्टोनिक प्लेटों के दबाव की वजह से चट्टानें ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती हैं, उस वजह से अर्थक्वेक लाइट दिखती है। इधर केरल के स्वास्थ्य विभाग ने निपा वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। कोझिकोड जिले में हाल ही में 2 लोगों की बुखार से मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि वो दोनों इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने निपा वायरस के मुद्दे पर अहम बैठक की। उन्होंने ये जानकारी दी कि कोझिकोड में मरने वाले लोगों की जांच के लिए सैंपल पुणे की लैब में भेज दिए गए हैं। उधर चीन के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा जगहों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आई, जिसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया, क्योंकि भारी बारिश के बाद वहां की सड़कों पर मानो समंदर आ गया और कई सड़कें पानी में बह गईं। चीन के कई शहरों में चारों तरफ बाढ़ का कब्जा नजर आया। ऐसा लगा मानो बाढ़ का पानी पाताल में समा रहा हो। वहां आई हाहाकारी बाढ़ में सड़कें तालाब बन गई और पानी भरने की वजह से वहां के बाजार भी ठप नजर आए। सामने आए एक वीडियो में एक पुल से पानी झरने की तरह नीचे गिरता नजर आया। सड़कों पर कई जगह गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी नजर आईं, तो कई जगह गाड़ियों का लंबा जैम दिखा। बारिश का पानी वहां रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से हालात डरावने हो गए,
जिसकी वजह से लोगों के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहना भी चुनौती बन गया। और वहां की रेस्क्यू टीम नाव के सहारे कई इलाकों में फंसे हुए लोगों को बचाती नजर आई। बताया गया कि बारिश के पानी के साथ करीब 70 मगरमच्छ रिहायशी इलाकों की तरफ आ गए, जिसके बाद वहां के प्रशासन ने लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में एक कुख्यात ड्रग्स तस्कर की लाखों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। और इसके लिए पुलवामा में उस ड्रग्स तस्कर के घर पहुंची पुलिस ने उसके एक निर्माणाधीन मकान को कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी उस मकान को ड्रग्स तस्करी की कमाई से बनवा रहा था। इस बीच नए संसद भवन में काम करने वाले कर्मचारियों की ड्रेस का डिजाइन बदल जाएगा। संसद भवन में काम करने वाले कर्मचारियों की नई ड्रेस भारतीय परंपरा के हिसाब से तैयार की गई है, जिसमें संसद की महिला कर्मचारियों को नए डिजाइन की साड़ी पहननी होगी, जबकि पुरुष कर्मचारी गहरे गुलाबी रंग की शर्ट और नेहरू जैकेट में नजर आएंगे और उनकी शर्ट पर कमल के फूल का लोगो बना होगा। लेकिन नए संसद भवन के कर्मचारियों की नई ड्रेस पर सियासत तेज हो गई। कर्मचारियों की शर्ट पर कमल के फूल का लोगो लगाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया और इसे केंद्र सरकार का कोई एजेंडा करार दे दिया। अगर इस तरीके से मार्शल पे कमल के फूल लगाए गए तो इसका विरोध किया जाएगा। नई संसद में कर्मचारियों की ड्रेस में बदलाव करके उसे भारतीय रंग के हिसाब से तैयार किया गया है। इस बीच अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने पाकिस्तान में रह रहे अफगानिस्तान के शरणार्थियों को कैद कर लिया। तालिबान सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया कि पाकिस्तान ने जानबूझकर अफगानिस्तान के शरणार्थियों पर जुल्म किए। और तालिबान सरकार के उस अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान की पुलिस ने कराची में मौजूद 100 से ज्यादा अफगानी शरणार्थियों को बगैर किसी वजह के हिरासत में ले लिया। अफगानिस्तान की मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 30 लाख अफगानी शरणार्थी रहते हैं, जिन्हें पिछले 2 साल में पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने बुरी तरह टॉर्चर किया। और तालिबान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान उनके बीच हुए मतभेद का बदला वहां रह रहे शरणार्थियों से चुकाएगा। यही वजह रही कि तालिबान सरकार के अधिकारी ने इस मामले में दूसरे देशों से भी मदद मांगी, ताकि पाकिस्तान के इस रवैये पर लगाम लगाई जा सके। उधर पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का चौंका देने वाला एक बयान सामने आया, जिसमें टीटीपी के आतंकियों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जमकर तारीफ की। और आतंकी संगठन टीटीपी ने इस्लाम विरोधी रुख के खिलाफ पुतिन के फैसले का स्वागत किया, क्योंकि 2 महीने पहले ही डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान का अपमान करते हुए लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही पुतिन ने यह भी दावा किया था कि अगर रूस में ऐसी घटनाएं होती तो कुरान का अपमान करने वालों से वो सख्ती से निपटते। इसी बीच टीटीपी ने एक चिट्ठी के जरिए बयान जारी कर उनकी तारीफ की और दूसरे देशों में भी शांति बनाए रखने के लिए वहां के नेताओं को पुतिन से सीखने की नसीहत दे डाली। इस बीच अजरबैजान ने आरोप लगाया कि उसके सैनिकों को निशाना बनाने के लिए आर्मेनिया की सेना ने एक कुत्ते पर बम बांधकर भेजा, लेकिन अजरबैजान के सैनिकों ने विस्फोट से पहले ही इस खतरनाक साजिश का पता लगा लिया, जिसके बाद उन्होंने इस हमले को नाकाम कर दिया। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर आर्मेनिया के सैनिकों की इस साजिश की आलोचना की। आत्मघाती हमले के लिए जानवरों के इस्तेमाल को अजरबैजान ने क्रूरता और आतंकवाद बताया। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 1 रोज पहले सुबह के वक्त उनकी सीमा के अंदर एक कुत्ते को देखा गया, जिसके गले में खतरनाक विस्फोटक बंधा था। दावा किया गया कि उस कुत्ते पर बम बांधकर आर्मेनिया की सेना ने अजरबैजान के सैन्य ठिकानों पर उसे हमले के लिए भेजा था। आर्मेनिया और अजरबैजान 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा थे, लेकिन अलग होने के बाद दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए और बीते 35 साल से दोनों जमीन के लिए एक दूसरे का खून बहाने पर तुले हैं। दोनों के बीच लड़ाई नगोर्नो कराबाख इलाके के लिए है, जिसे दोनों ही अपना बताते हैं। इस बीच रूस के दोस्त आर्मेनिया ने अमेरिकी सेना के साथ एक मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिससे उसके सबसे बड़े दुश्मन अजरबैजान की सांसें अटक गई, क्योंकि इस सैन्य अभ्यास में आर्मेनिया के सैनिक अमेरिकी सैनिकों के साथ एक ही झटके में दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास करते दिखे। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास 20 सितंबर तक चलेगा। ईगल पार्टनर 2023 नाम से चल रहे इस सैन्य अभ्यास में अमेरिकी सेना के 85 सैनिक और आर्मेनिया के 175 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जो खतरनाक हथियारों की ट्रेनिंग के साथ एक दूसरे से युद्ध की बारीकियां सीख रहे हैं। अजरबैजान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आर्मेनिया ने रूस का साथ छोड़कर अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जबकि 1991 में उसने रूस के साथ एक सुरक्षा समझौता किया था, जिसके तहत रूस आर्मेनिया की सुरक्षा में मदद करेगा। लेकिन आर्मेनिया ने हाल ही में रूस पर मुश्किल वक्त में मदद नहीं करने का आरोप लगाकर अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया। इधर डीएमके नेता पोनमुडी के बयान से सनातन धर्म पर छिड़े सियासी विवाद को हवा मिल गई। बीजेपी ने उनके बयान को आड़े हाथ लिया। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर भी सियासत हुई थी। இந்தியா எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा वो दुखने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं।
इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि सरकार ने डीजल से चलने वाली कारों की कीमतों पर टैक्स बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है। आशंका जताई जा रही थी कि केंद्र सरकार डीजल से चलने वाली कारों पर जीएसटी में 10% का इजाफा करने वाली है, जिसके पीछे की वजह खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ही एक बयान को माना गया। उन्होंने दावा किया था कि वो वित्त मंत्रालय को डीजल कारों पर ज्यादा जीएसटी लगाने का सुझाव देने वाले हैं। सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। और उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में देर नहीं की। जनता पर टैक्सों का बोझ बराबर लादा गया है। लेकिन विवाद बढ़ते ही नितिन गडकरी ने इस पर एक ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल डीजल कारों पर टैक्स बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है, लेकिन 2070 तक सरकार गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को खत्म करना चाहती है, जिसके लिए डीजल से चलने वाली गाड़ियों की बिक्री को कम करना सरकार का लक्ष्य है। इधर महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के घर पर हमले के मामले में एकनाथ शिंदे गुट के एक विधायक ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगा दिया, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट के नेता और विधायक सदा सरवणकर ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के कहने पर साल 2009 में मनोहर जोशी के घर पर हमला हुआ था। बाजू में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल लेकर घर जला दो। सदा सरवणकर के आरोप से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। उधर ब्लैक सी में यूक्रेन और रूस के बीच भयंकर जंग हुई, जिसका यूक्रेन की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के तेल के भंडार को निशाना बनाया और अपने सुखोई विमानों से उन पर हमला किया, जिसे यूक्रेन की सेना ने मार गिराया और अपने दावे को सही साबित करने के लिए इस भयंकर जंग का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें किसी फिल्म सीन की तरह ब्लैक सी में जबरदस्त युद्ध होता दिखा और जहाज पर सवार यूक्रेन के सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। इन सैनिकों के हथियारों का मुंह आसमान की ओर था। उन्होंने दावा किया कि उनके निशाने पर रूस का सुखोई विमान था, क्योंकि रूस ने अपने विमान के जरिए ब्लैक सी में यूक्रेन के तेल के ठिकानों पर हमला किया। бійців на катерах посеред відкритого моря. रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी वो इलाका है जिस पर दोनों देशों की नजर है, क्योंकि यहाँ से अनाज का निर्यात होता है। काला सागर में तेल और गैस का भी भंडार है और यूक्रेन ने आरोप लगाया कि उसी को हथियाने के लिए रूस का सुखोई 30 विमान उसके इलाके में घुसा, जिसे रूस की सेना ने मार गिराया। इस बीच यूक्रेन को जल्द ही अमेरिका के खतरनाक F-16 लड़ाकू विमान मिलने के दावे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़क गए। उन्होंने अमेरिका के इस कदम को आग में घी डालने वाला बता दिया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को जल्द ही अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान दिए जा सकते हैं। जेलेंस्की लंबे वक्त से इनकी मांग करते आए हैं, क्योंकि F-16 अमेरिका के सबसे घातक विमानों में एक है, जो जंग का पासा पलटने की ताकत रखता है। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका खुद ये विमान यूक्रेन को नहीं देगा, बल्कि उसने नेटो के सदस्य देशों को यूक्रेन को F-16 की मदद देने की मंजूरी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अमेरिका को F-16 ही नहीं बल्कि क्लस्टर बमों के लिए भी लताड़ लगा दी। पुतिन ने यूक्रेन को शक्तिशाली हथियार देने के अमेरिकी कदम को आग में घी डालने वाला बता दिया। हालांकि पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मिलने के बाद जंग लंबी तो खिंच सकती है, लेकिन उसके नतीजे पर कोई असर नहीं होगा। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस से बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड अपनी सीमाओं की किलेबंदी करने में जुट गया। दुश्मन के हवाई हमलों से निपटने के लिए पोलैंड को जल्द ही अमेरिका से खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, क्योंकि जंग की आग में झुलस रहे यूक्रेन के इस पड़ोसी पर भी हमले का खतरा मंडराने लगा। जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। दूसरी तरफ रूस का दोस्त और पड़ोसी बेलारूस भी पोलैंड को धमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी है कि पुतिन के खिलाफ बगावत के बाद बेलारूस पहुंचे वैगनर ग्रुप के लड़ाके किसी भी वक्त पोलैंड पर हमला कर सकते हैं। इसलिए पोलैंड 3 तरफा हमलों से निपटने की तैयारी में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड को जल्द ही अमेरिका से खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम समेत कई हथियार मिलने वाले हैं, जो उसे किसी भी हवाई हमले से निपटने में मदद करेंगे। इधर राजस्थान के कोटा में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने सिर मुंडवाकर अपना विरोध जताया। बहुत बार बेईमान लोगों को बचाना सरकार की मजबूरी है और मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी मजबूरी है। उनके कई समर्थक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस बीच फ्लैट बिक्री घोटाले से जुड़े मामले में टीएमसी सांसद नुसरत जहां से ईडी की टीम ने पूछताछ की। नुसरत जहां से ये पूछताछ कोलकाता के ईडी दफ्तर में हुई, जहां ईडी के अधिकारियों ने फ्लैट का वादा करके कई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में नुसरत जहां से कई सवाल पूछे। इससे पहले ईडी ने नुसरत जहां को पेश होने के लिए समन्स भेजे थे। उधर इजरायल ने आरोप लगाया कि ईरान लेबनान में एयरपोर्ट बना रहा है, जहां से वो इजरायल पर हमला करेगा। लेबनान इजरायल का पड़ोसी देश है, जहां कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह सक्रिय है, जिसे ईरान का समर्थन हासिल है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर हमला भी कर चुके हैं और इजरायल को एक बार फिर लेबनान के रास्ते हिजबुल्लाह के हमले का डर सताने लगा, क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि इजरायल की उत्तरी सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर लेबनान में एक रनवे बनाया जा रहा है,
जहां पर ईरान और कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के झंडे दिखाई देते हैं। इजरायल का कहना है कि इस रनवे का ईरान लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करेगा और वहां से इजराइल पर हमला करेगा, क्योंकि ये रनवे इजराइल की सीमा के बेहद नजदीक है। इजरायल की ओर से एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें लेबनान की सीमा पर बन रहे रनवे को दिखाया गया। इजरायल के ईरान पर भड़कने की यही वजह है क्योंकि लेबनान में उसके कट्टर दुश्मन ईरान के दोस्त बैठे हैं जिनसे इजरायल की जंग होती रही है। इस बीच अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग न्यूज ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि रूस ईरान को कई खतरनाक हथियारों की मदद करने वाला है। यह आशंका इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक रिपोर्ट में जताई गई जिसमें रूस पर ईरान की मदद करने के आरोप लगे। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक रूस ने ईरान को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने पर हामी भर दी ताकि वो इजरायल की तरफ से होने वाले मिसाइल हमलों से खुद को बचा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल खुले तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की धमकी दे चुका है और अगर रूस का S-400 और बाकी खतरनाक हथियार उसके हाथ लगे तो इजरायल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दावा तो ये भी है कि रूस की तरफ से ईरान को कई जासूसी उपकरण भी दिए जाएंगे, जिसके बाद इजरायल ने ये चेतावनी दी कि अगर रूस ने उसके और ईरान के झगड़े में टांग अड़ाई तो उसे भी इजरायल के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान का माहौल खराब करने की साजिश रची। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए अमेरिकी सरकार के कुछ अधिकारियों ने उनके देश के लोगों को बरगलाने की कोशिश भी की और ईरान की जनता को उनके खिलाफ भड़काने की साजिश रची। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मुताबिक अमेरिका ने ईरान का माहौल बिगाड़ने के लिए बाकायदा कुछ अधिकारियों की एक टीम बनाई जिन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ आंदोलन भड़काने का जिम्मा सौंपा गया। और ईरान की सरकार ने दावा किया कि उस अमेरिकी टीम ने वहां की महिलाओं और नौजवानों को बरगलाने की कोशिश भी की। कुछ दिन पहले भी ईरान ने आरोप लगाया था कि ब्रिटेन में अमेरिका ने ईरान के कुछ पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक की थी जिसका मकसद खामनेई को सत्ता से बेदखल करना था। इधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जालना में चल रहे आंदोलन को खत्म होने के आसार नजर आने लगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की और मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सहमति जताई। मराठा समाज को आरक्षण देना है। यही नहीं, उन्होंने प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस लेने का भी फैसला लिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून की वैधता पर सुनवाई टालने की केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया और देशद्रोह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने नए प्रस्तावित कानून का हवाला दिया। साथ ही ये अपील की कि नए कानून के पास होने तक इंतजार किया जाए, लेकिन कोर्ट इससे सहमत नहीं हुई। उधर चीन से बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने समंदर में चीन को घेरने की तैयारी कर ली। इसके लिए दोनों देशों की सेनाएं मिलकर दक्षिण चीन सागर के इलाके में पेट्रोलिंग करेंगी और दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताने वाले चीन की हरकतों पर पैनी नजर रखेंगी, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन का फिलीपीन से विवाद है। वहीं हिंद प्रशांत महासागर में वो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ा बैठा है, इसलिए समंदर में चीन के इन दोनों दुश्मनों ने आपस में हाथ मिला लिया। हालांकि चीन ने ये आरोप लगाया कि उसके खिलाफ ये साजिश अमेरिका ने रची और उसी के कहने पर ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस दोनों एक साथ आने को तैयार हो गए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना फिलीपींस के साथ मिलकर चीन की नौसेना की हर हरकत पर नजर रखेगी ताकि समंदर में बढ़ती चीन की दादागिरी पर लगाम लगाई जा सके। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान से बढ़े तनाव के बीच चीन उसकी सीमा के पास ड्रोन और लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाने में जुट गया। एक रोज पहले ही ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने उसकी सरहद में घुसपैठ की। और इस बीच चीन की नई सैन्य तैनाती की खबर ने ताइवान की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ताइवान के सामने वाले अपने किनारों पर हवाई ताकत बढ़ाने में जुट गया। दावा किया गया कि वहां बीते कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर ड्रोन और लड़ाकू विमान तैनात किए गए। चीन के इस आक्रामक रुख को ताइवान के लिए खतरा बताया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की ये तैयारियां ताइवान पर हमले का प्लान हो सकता है, क्योंकि एक रोज पहले ही अमेरिका में विपक्षी पार्टी के एक नेता ने दावा किया कि आर्थिक मंदी में फंसा चीन ताइवान पर हमला कर सकता है ताकि चीन के लोगों का ध्यान वहां की बिगड़ती अर्थव्यवस्था से हटाया जा सके। उधर यूरोप के देश हॉलैंड की एक अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर खालिद लतीफ को 12 साल की जेल की सजा सुना दी। उन्हें वहां के एक नेता की हत्या के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में यह सजा दी गई, क्योंकि आरोप है कि खालिद लतीफ ने हॉलैंड के सांसद कीट विल्डर्स का सिर लाने वाले को 21,000 यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। इस्लाम विरोधी बयानों की वजह से विल्डर्स अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। 2018 में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर एक कार्टून प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम देशों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। और इसी के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ ने एक वीडियो जारी कर उनका सिर काटने के लिए इनाम रख दिया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए हॉलैंड की एक कोर्ट ने उन्हें 12 साल की सजा सुनाई। 37 साल के लतीफ पाकिस्तान में रहते हैं, जिससे ये नहीं लगता कि वो इस सजा को काटेंगे। 2017 में स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाए जाने के बाद लतीफ पर 5 साल का प्रतिबंध भी लगा था। इधर अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने तमिलनाडु में 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई, जिसके तहत ईडी ने राज्य के कई बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे। खबर है कि जिन कारोबारियों के पास रेत खनन के लाइसेंस हैं वो सभी जांच एजेंसी के रडार पर हैं।
इस बीच जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई को गृह मंत्रालय से पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई। जांच एजेंसी ने यह जानकारी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को दी, जिस पर कोर्ट 21 सितंबर को सुनवाई करेगी। सीबीआई ने इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। लालू यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमे को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बाइडेन को घेर लिया। ट्रंप पर 2020 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की कोशिश करने के आरोप लगे थे और उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप पर किए गए केस को राजनीति से प्रेरित बताया। एक कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप पर किया गया केस अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की सड़न को दिखाता है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी। इससे पहले 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी ट्रंप पर रूस से मदद लेने के आरोप लगे थे। हालांकि ट्रंप लगातार इस बात को नकारते रहे कि 2016 में उनकी जीत में रूस ने किसी भी तरह की मदद की थी। इधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सेब पर कस्टम ड्यूटी घटाने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई और केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। सीधे इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे, फ्रूट ग्रोअर्स के गले पे इन्होंने सीधे छुरी चलाई है। अमेरिका से आयात होने वाले सेब पर 20% कस्टम्स ड्यूटी घटा दी गई। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने उल्लास नदी में एक नाव से विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। पुलिस को यह कामयाबी अवैध रेत खनन मामले में कार्रवाई के दौरान मिली और जब पुलिस ने उस नाव की तलाशी ली तो बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान मिला। पुलिस अब उस नाव के मालिक की तलाश में जुटी है। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक हिजाब विरोधी प्रदर्शनों से चर्चा में आई महसा अमीनी की मौत के 1 साल पूरे होने से पहले ही ईरान सरकार प्रदर्शनों से निपटने की तैयारी में जुट गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान सरकार को डर है कि वहां पिछले साल की तरह ही एक बार फिर प्रदर्शन की आग भड़क सकती है, क्योंकि पिछले साल महसा अमीनी की मौत के बाद ही ईरान में हिंसा की आग भड़क गई थी। सऊदी अरब की न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक ईरान की सरकार ने वहां होने वाले प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए कई सख्त नियम लागू कर दिए। ईरान सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए कई इलाकों में सेना की तैनाती तक कर दी। अल अरबिया के मुताबिक ईरान की महिलाओं पर नजर रखने के लिए पुलिस सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही है और उन लड़कियों और महिलाओं को पकड़ा जा रहा है जो बिना हिजाब के दिखाई दे रही हैं। ईरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहाँ की पुलिस ने पिछले साल 16 सितम्बर को महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां दंगे भड़क उठे थे। इधर शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स चढ़ गया तो वहीं निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ। आईटी शेयरों के अलावा किसी और शेयर में मुनाफा नहीं हुआ और इसकी वजह मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी बिकवाली रही। हालांकि इसके बावजूद सेंसेक्स 94 अंक चढ़कर 67,221 पर पहुंच गया, लेकिन निफ्टी 3 अंक की गिरावट के साथ 19,993 के स्तर पर बंद हुआ। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने अपने डॉक्टर को जिंदा दफना दिया। दावे के मुताबिक कादिरफ को यह शक हो गया था कि उनके डॉक्टर ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इसी बात से आग बबूला हुए रमजान कादिरफ ने अपने उस डॉक्टर को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। ये दावा यूक्रेन के एक टेलीग्राम चैनल ने किया, जिसके मुताबिक कादिरफ के डॉक्टर ने इंजेक्शन के जरिए उन्हें जहर देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते कादिरफ ने उन्हें धर दबोचा। दावा तो यह भी किया गया कि कादिरफ के उस डॉक्टर के पास रूस की सेना की कुछ खुफिया जानकारियां भी थी। यही वजह रही कि कादिरफ ने उसे ठिकाने लगाने के लिए जमीन में दफना दिया। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश चिली और बोलिविया की सीमा पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई, जिसका असर चिली और बोलिविया के कई इलाकों में महसूस किया गया। इस भूकंप का केंद्र चिली और बोलिविया के बॉर्डर पर 104 किलोमीटर की गहराई में था, जिसमें किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। उधर अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस के एक प्लेन के न्यूयॉर्क की जगह पुर्तगाल के एक द्वीप पर पहुंचने की घटना पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद उस विमान को वहां कई घंटों तक रुकना पड़ा, जिसकी वजह से उसमें सवार यात्रियों को पानी के लिए भी तरसना पड़ गया। क्योंकि अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अफ्रीकी देश घाना से उड़ान भरने के बाद बीच रास्ते में ही उस प्लेन के पायलटों ने किसी तकनीकी खराबी की शिकायत की, जिसके बाद विमान को न्यूयॉर्क की जगह अटलांटिक महासागर में मौजूद पुर्तगाल के तेरसेरा द्वीप के एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा, जिससे उस प्लेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उस विमान में करीब 200 यात्री सवार थे जो 12 घंटे से ज्यादा समय तक उस द्वीप पर फंसे रहे। रिपोर्ट के मुताबिक उन यात्रियों ने डेल्टा एयरलाइंस पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया गया कि जब तक वो उस द्वीप पर रहे उन्हें भूखे पेट रखा गया। इतना ही नहीं, यात्रियों ने शिकायत की कि पूछने के बाद भी एयरलाइंस की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि उन्हें वापस न्यूयॉर्क कब भेजा जाएगा। इस बीच रूस में एक प्लेन की हुई इमरजेंसी लैंडिंग की खबर ने पूरे रूस में हड़कंप मचा दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक उड़ान के बाद उस प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उसमें सवार 159 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। क्योंकि रूस की उड़ान एयरलाइंस के उस विमान में आई खामी के बाद पायलटों ने उसे एक मैदान में उतार दिया।
हालांकि गनीमत यह रही कि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भी न तो उस विमान को नुकसान पहुंचा और न ही उसमें सवार किसी यात्री को चोट आई। रूस के मीडिया के मुताबिक उस प्लेन ने रूस के सोची शहर से ओम्स्क के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच रास्ते में उसके पायलटों ने विमान में तकनीकी खराबी की शिकायत की, जिसके बाद उस विमान की साइबेरिया के उस मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई। विमान की लैंडिंग के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रूस के अधिकारी उस विमान की जांच करते नजर आए, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उस प्लेन में क्या खामी आई थी। इधर मिस्र में चल रहे ब्राइट स्टार 23 मिलिट्री ड्रिल में भारत के लड़ाकू विमान मिग-29 और पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यह सैन्य अभ्यास 31 अगस्त को शुरू हुआ था, जो 14 सितंबर तक चलेगा, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर समेत 34 देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने भी इस सैन्य अभ्यास में अपनी सेना और घातक हथियारों का दम दिखाया। मिस्र में चल रहे इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 5 मिग-29, आसमान में ईंधन भरने वाले 2 IL-78 टैंकर विमान और 2 C-17 ग्लोब मास्टर भी शामिल हैं। इस दौरान भारत के लड़ाकू विमान मिग-29 ने आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके अलावा IL-78 टैंकर विमान के जरिए हवा में रफेल और मिस्र के लड़ाकू विमान को हवा में ईंधन भरने की क्षमता को भी परखा गया। इंडियन नेवी की तरफ से INS सुमेधा ने भी समंदर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। भारत की तरह पाकिस्तान की सेना भी इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही है, जिसने चीन से मिले उसके लड़ाकू विमान JF-17 के जरिए अपना दम दिखाया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सैन्य संगठन नेटो रूस की सीमा के पास सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करेगा, ताकि पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दावा किया गया कि यह सैन्य अभ्यास अगले साल फरवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 41,000 सैनिक शामिल होंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस मिलिट्री ड्रिल में स्वीडन भी हिस्सा लेगा, जिसे तुर्की के विरोध की वजह से नेटो में शामिल नहीं किया जा सका। इसी वजह से इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने वाले देशों की संख्या 32 हो जाएगी। बताया गया कि ड्रिल को जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक सागर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुतिन की सेना को मात देने के लिए नेटो के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से नेटो में शामिल कई छोटे देश सहमे हुए हैं, जिनमें कुछ तो सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं और उन्हें रूस के हमले का डर सता रहा है। इसीलिए नेटो इस सैन्य अभ्यास की तैयारी में जुट गया, ताकि किसी भी सदस्य देश पर हमला होने पर रूस को मिलकर जवाब दिया जा सके। उधर 27 देशों के संगठन EU यानी यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों से रूस बुरी तरह तिलमिला गया। पिछले साल शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की वजह से EU ने रूस पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए थे, जिस पर रूस ने कड़ा ऐतराज जताया और इन प्रतिबंधों को नस्लवादी करार दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यूरोपियन यूनियन पर गुस्सा निकाला, क्योंकि बैन के तहत कार, स्मार्टफोन, लैपटॉप से लेकर टूथपेस्ट और टॉयलेट पेपर जैसी चीजें भी रूस किसी देश से आयात नहीं कर सकता। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो दो टूक कहा कि रूस को यूरोपीय संघ के साथ सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। रूस के एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि बीते 1 साल में EU ने रूस के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। हालांकि पिछले साल जब ये प्रतिबंध लगाए गए थे, तब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह ऐलान किया था कि वो किसी भी कीमत पर पश्चिमी देशों के आगे नहीं झुकेंगे। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी बाजार के बीचों बीच कुछ लोगों पर तलवार से हमला करता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक वहां महाकाल मंदिर के पास 2 दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उनमें एक दुकानदार ने तलवार से दूसरी दुकान पर मौजूद महिला पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक दुकान के बाहर कई लोग खड़े नजर आए। बताया गया कि वहां 2 दुकानदारों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था और उसी झगड़े को देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद भीड़ के बीच एक आदमी तलवार लहराता दिखाई दिया। वो तेजी से वहां मौजूद लोगों की तरफ बढ़ा और उसने तलवार से उन पर हमला बोल दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते हैं, प्यार से रिश्ते निभाते हैं। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय अब कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। बड़ी खबर आ रही है अफ्रीकी देश लिबिया से। वहां डैनियल तूफान की वजह से इतनी बारिश हो गई कि कम से कम 2000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और 10,000 लोगों का कुछ अता पता नहीं। भारी बारिश की वजह से वहां 2 बांध टूट गए, सैलाब बस्तियों को बहा ले गए। तबाही इतनी भयानक थी कि वहां के एक मंत्री ने उसकी तुलना सुनामी से कर डाली, क्योंकि लिबिया में तूफान की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान वहां के दरना शहर में हुआ,
जहां तूफान के बाद हुई तेज बारिश में नदी पर बना बांध टूट गया, जिसके बाद ऐसी तबाही हुई जैसी लिबिया के लोगों ने सपने में भी नहीं सोची थी, क्योंकि तुर्की, बल्गेरिया और ग्रीस से होते हुए लिबिया पहुंचे डैनियल तूफान ने वहां के 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लिबिया की सरकार ने जानकारी दी कि वहां आए हाहाकारी तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान भूमध्य सागर के किनारे बसे दरना शहर में हुआ, क्योंकि नदी, रेगिस्तान, समंदर और पहाड़ों से घिरे इस शहर में नदी का बांध टूटने से सैलाब आ गया, जिसने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी। इससे पहले समंदर से उठे बवंडर ने उत्तरी लिबिया में भी खूब तबाही मचाई। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पुतिन से मिलने रूस पहुंच गए। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि किम जोंग उन रूस जाने के लिए ट्रेन से रवाना हो चुके हैं। खबर दक्षिण कोरिया की मीडिया ने दी थी, जिस पर उत्तर कोरिया के मीडिया ने खुद मोहर लगा दी, क्योंकि उत्तर कोरिया के मीडिया ने किम के ट्रेन से रवाना होने की तस्वीरें ही जारी कर दी, जिसमें किम हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। उनके पीछे कुछ सैन्य अधिकारी भी नजर आए। यही नहीं, किम प्योंगयांग से जिस ट्रेन में बैठकर रूस के व्लादिवोस्तोक जाने के लिए रवाना हुए, उसकी तस्वीरें भी आ गई। हालांकि उत्तर कोरिया के मीडिया ने किम के रूस दौरे से जुड़ी दूसरी जानकारी नहीं दी, और उसने ये जरूर बता दिया कि ट्रेन में किम के साथ कौन कौन था। उत्तर कोरिया के मीडिया ने जानकारी दी कि किम के साथ ट्रेन में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री और उत्तर कोरिया की सेना के चीफ समेत कई सैन्य अधिकारी भी रूस गए। इससे पहले 2019 में व्लादिवोस्तोक में ही पुतिन और किम की मुलाकात हुई थी, और कोरोना के बाद किम एक बार फिर रूस पहुंचे, जो महामारी के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस दौरे पर भड़के अमेरिका ने पुतिन पर तंज कस दिया। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने तो यह तक कह दिया कि पुतिन किम जोंग उन से भीख मांग रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन से लड़ते लड़ते उनके हथियार खत्म हो चुके हैं। पश्चिमी मीडिया पिछले कई दिनों से यह दावा कर रहा है। जिसके बाद किम के रूस दौरे से भड़के अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने भी यही बात दोहराई। यही नहीं, वो ये तक बोल गए कि पुतिन किम से भीख मांग रहे हैं। I would characterize it as him begging for assistance. पश्चिमी मीडिया लगातार दावा कर रहा है कि यूक्रेन जंग ने पुतिन के हथियार खत्म कर दिए। नौबत यह आ गई कि उनके पास बहुत जल्द हथियार खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, उसने दावा किया कि पुतिन और किम के बीच हथियारों की डील होगी। अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि किम को पुतिन से परमाणु हथियार और खतरनाक तकनीकी मिलेगी, जो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ा देगी, जबकि यूक्रेन जंग में हथियारों की किल्लत झेल रहे रूस को किम से हथियार मिलेंगे। और इस मुलाकात के लिए किम जोंग उन एक ट्रेन के जरिए रूस पहुंचे, और उनके इसी फैसले के बाद उस ट्रेन की चर्चा होने लगी, क्योंकि किम जोंग उन अक्सर अपनी इस ट्रेन में बैठकर यात्रा करते हैं। 2019 में भी वो इसी ट्रेन से रूस गए थे और प्योंगयांग से व्लादिवोस्तोक रवाना हुए थे। क्योंकि किम की ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं है, बल्कि उसे चलता फिरता किला कहा जाता है। गहरे हरे रंग की इसी ट्रेन से वो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग से मुलाकात करने भी जा चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि किम ट्रेन से विदेश यात्रा की पारिवारिक परंपरा को निभा रहे हैं, जिसकी शुरुआत उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सॉन्ग ने की थी। यही नहीं, कहा जाता है कि किम प्लेन से सफर करना पसंद नहीं करते। वैसे किम जिस ट्रेन से रूस पहुंचे, उसमें उनके और बाकी अफसरों के लिए कमरे और कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं। ये पूरी ट्रेन बुलेट प्रूफ है और बाकी ट्रेनों की तुलना में इसकी स्पीड बहुत कम होती है, और ये पटरी पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। किम और उनके अधिकारी इसी ट्रेन में बैठकर रूस पहुंच गए, जहां उनकी और पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा है। इधर हरियाणा पुलिस ने नूह में हुई हिंसा के आरोपी मोनू मनेसर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मोनू मनेसर की तलाश हरियाणा और राजस्थान की पुलिस को लंबे वक्त से थी। इस दौरान उसकी गिरफ्तारी से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें एक वीडियो में सादे कपड़ों में दिख रहे कुछ लोग उसे पकड़कर ले जाते दिखे। वीडियो में साफ दिखा कि सादे कपड़ों में वो पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए पहले से जाल बिछाए हुए थे, और जैसे ही वो वहां की एक दुकान से बाहर निकला, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रोसरी शॉप में जब वो गया था मोनू, उस पर पहले से ही सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की जो टीमें थी वो नजर रखे हुए थी। उस दुकान के सामने आए सीसीटीवी वीडियो में मोनू मानेसर अपने चेहरे को कपड़े से ढका दिखाई दिया। उस पर 31 जुलाई को नूह में हिंसा भड़काने का आरोप है। साथ ही राजस्थान में हुए नासिर और जुनैद हत्याकांड में भी वो आरोपी है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूह हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। इस बीच पीओके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में जल्द मिलाने का दावा किया, और दावा किया कि पीओके कुछ समय बाद भारत में शामिल हो जाएगा। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा। बीते कई दिनों से पीओके में रहने वाले लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बेहिसाब बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से वहां कोहराम मच गया और हर तरफ तबाही नजर आने लगी। भीषण बारिश की वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जिसकी वजह से वहां के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहां से आई तस्वीरों में एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी कई फीट पानी के बीच चलने को मजबूर नजर आईं। बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो इलाका है, ये शहर का पटेल तिराहा है। वहाँ के रिहायशी इलाकों में नदी और नालों के पानी ने धावा बोल दिया।
कई इलाकों में 2 से 3 दिन तक बिजली ठप हो गई, जिसकी वजह से वहां के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। वहां के निचले इलाकों में तो पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहां रहने वाले लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसे करीब 650 लोगों को सुरक्षित निकाला। और सिर्फ बाराबंकी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कई हिस्से भी बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में बारिश के पानी के साथ नालों का गंदा पानी भी भर गया और वहां रहने वाले लोग कहीं घुटने तक भरे पानी से गुजरते नजर आए तो कहीं टखने तक भरे गंदे पानी से होकर जाना उनकी मजबूरी बन गया। सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों को ही परेशानी नहीं हो रही बल्कि इस पानी की वजह से गाड़ियां भी खराब होने लगी। इतना ही नहीं, गंदा पानी भरने की वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतें पेश आने लगी। यहाँ तो बहुत 4-5 फीट पानी था और पीछे नाव भी चल रही है। लगातार बारिश के बाद नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा, जिसकी वजह से लोगों का घर का सामान खराब होने लगा और हर तरफ बदबू और गंदगी पसरी दिखाई दी। कई दिन से भरे इस पानी की वजह से लोगों को बीमारियां फैलने का डर भी सताने लगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर मलबा आने से 4 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि जिस वक्त पहाड़ से मलबा नीचे आया उसी समय वहां से एक ट्रक गुजर रहा था, जिसकी चपेट में आकर वो ट्रक कई फीट खाई में नीचे गिर गया। हादसे के बाद हाईवे के दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। उधर अमेरिका ने भारत में हुई G20 की बैठक को पूरी तरह सफल बताया। अमेरिका ने सम्मेलन के भव्य आयोजन के लिए भारत की जमकर तारीफ की और शानदार मेजबानी के लिए भी अमेरिका ने भारत की प्रशंसा की। We absolutely believe it was a success. बड़ी खबर आ रही है अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील से जुड़ी। बाइडेन सरकार ने इस अहम डील की जानकारी अमेरिका की संसद को दी, जिसके बाद विपक्ष ने बाइडेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि इस डील के तहत कैदियों की अदला बदली के साथ दक्षिण कोरिया में ईरान के रोके गए फंड को भी कतर के सेंट्रल बैंक के जरिए ईरान को भेजने का फैसला लिया गया। ईरान के इस फंड को अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद 2018 में रोक दिया गया था। हालांकि बाइडेन सरकार के इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने इस डील के जरिए ईरान और आतंकियों की मदद करने का आरोप बाइडेन पर लगा दिया और यहां तक कह दिया कि बाइडेन सरकार का यह फैसला हर अमेरिकी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। उन्होंने आशंका जताई कि इस डील के बाद पूरी दुनिया में अमेरिकी नागरिकों के अपहरण की घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के साथ कैदियों की अदला बदली की एक डील कर ली। और इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के रोके गए $600 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 50,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करने की छूट दे दी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया में ईरान का फंड कतर के सेंट्रल बैंक में भेज दिया जाएगा। आतंकी संगठनों की मदद करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद साउथ कोरिया में उसके फंड को रोक दिया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस समझौते के तहत अमेरिका 5 ईरानी कैदियों को छोड़ेगा और इसके बदले ईरान भी 5 अमेरिकी कैदियों को रिहा करेगा। हालांकि ईरान के साथ हुई इस डील पर राष्ट्रपति बाइडेन के विरोधियों ने उनकी आलोचना की और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाइडेन सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईरान के साथ कैदियों की अदला बदली और ईरान को मिलने वाले फंड पर लगी रोक को हटाने के फैसले से ट्रंप बुरी तरह भड़क गए और बाइडेन पर आतंकियों की मदद करने का आरोप लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बाइडेन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि दक्षिण कोरिया में रोके गए फंड का इस्तेमाल ईरान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए करेगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार के कैदियों की अदला बदली के फैसले की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि इस कदम से पूरी दुनिया में अमेरिकी नागरिकों के अपहरण, फिरौती और ब्लैकमेलिंग को बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप का आरोप है कि बाइडेन सरकार का ये फैसला अमेरिका के हित में बिल्कुल नहीं। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी बाजार के बीचों बीच कुछ लोगों पर तलवार से हमला करता दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक वहां महाकाल मंदिर के पास 2 दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उनमें एक दुकानदार ने तलवार से दूसरी दुकान पर मौजूद महिला पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक दुकान के बाहर कई लोग खड़े नजर आए। बताया गया कि वहां 2 दुकानदारों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था और उसी झगड़े को देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद भीड़ के बीच एक आदमी तलवार लहराता दिखाई दिया। वो तेजी से वहां मौजूद लोगों की तरफ बढ़ा और उसने तलवार से उन पर हमला बोल दिया। आरोपी के तलवार से हमला बोलते ही वहां अफरा तफरी मच गई, जिसे जहां जगह मिली वो उधर ही भाग खड़ा हुआ, जबकि हमले का आरोपी फिर उसी दुकान के पास पहुंच गया और वहां उसने एक महिला पर तलवार से वार कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस हमले में वो महिला बुरी तरह घायल हो गई। उधर बिहार के वैशाली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल की कुछ छात्राएं एक अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ करती नजर आई। बताया गया कि वो छात्राएं स्कूल में कम सुविधाएं होने की शिकायत लेकर वहां के शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंची और शिक्षा अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हाथों में ईंट और डंडे लिए वो स्कूली छात्राएं उस गाड़ी को तोड़ती दिखी। किसी लड़के ने उसके सामने के शीशे पर पत्थर मारे तो किसी ने डंडे से उस पर हमला किया, जिसकी वजह से गाड़ी का वो शीशा चकनाचूर हो गया। इससे पहले उन छात्राओं ने नेशनल हाईवे पर जैम भी लगाया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
छात्राओं का ये हंगामा कई घंटे तक चलता रहा, जिसकी वजह से काफी लोग उस जैम में फंस गए। आरोप लगा कि प्रदर्शन कर रही छात्राओं को शांत कराने और जैम खुलवाने पहुंची महिला पुलिस ने उनकी पिटाई की, जिसकी वजह से हालात पहले से बिगड़ गए और इसी के बाद उन छात्राओं ने वहां खड़ी शिक्षा अधिकारी की उस गाड़ी को निशाना बनाया। इस बीच हरियाणा के जींद में 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनका एक लड़के की पिटाई करते हुए एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 2 आरोपी सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया। क्योंकि सामने आया उस वीडियो में तीनों आरोपी पुलिस वाले एक लड़के की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए, जबकि वो लड़का खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो तीनों पुलिसकर्मी उसे पीटते रहे और जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते दिखे। तभी वहां से जा रहे एक आदमी ने इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया, जिसके सामने आने के बाद एक आरोपी सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए। जांच में जो भी सामने आए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगा कि उन तीनों पुलिस वालों ने उस लड़के से रुपयों की मांग की थी और रुपए न देने पर उसकी पिटाई की। उधर अमेरिका से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहां के मैसाचुसेट्स में 14 साल के एक लड़के की 1 चिप चैलेंज नाम की बेहद तीखी चिप्स खाने से मौत का दावा किया गया, जिसके बाद उन चिप्स को बाजार से हटाना शुरू कर दिया गया और उनके प्रचार के लिए चलाए जा रहे चैलेंज भी रोक दिया गया। इस चैलेंज में तीखी चिप्स खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना होता है और दावा किया गया कि मैसाचुसेट्स के उस लड़के की मौत उसी चैलेंज को पूरा करते समय हुई थी, जिसके बाद कई ई-कॉमर्स कंपनियों ने उन तीखी चिप्स की बिक्री पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, अमेरिका की कई दुकानों से भी उन तीखी चिप्स को हटा दिया गया। ये चिप्स तीखी मिर्च से बनी होती हैं और दावा किया गया कि उन्हें खाने के बाद पेट में जलन और दर्द होने लगता है, जिसे देखते हुए अमेरिका में उस चिप्स का विरोध होने लगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर 1 चिप चैलेंज को खत्म कर दिया गया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक 1 चिप चैलेंज को पूरा करने के चक्कर में पहले भी कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। इस बीच लेबनान के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने इराक से बड़ी संख्या में अपने सैनिकों और खतरनाक हथियारों को पूर्वी सीरिया में भेज दिया। ये इलाका अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोही गुट SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन 27 अगस्त को इसमें शामिल अरब लड़ाकों के संगठन देर जोर मिलिट्री काउंसिल ने बगावत कर दी, जिसके बाद से SDF और अरब लड़ाकों के बीच जंग छिड़ी हुई। SDF को अमेरिका का समर्थन हासिल है, जिसने कई साल से सीरिया की सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा है। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब SDF में फूट पड़ गई और इसमें शामिल गुट आपस में ही भिड़ गए। इसीलिए लेबनान के मीडिया ने दावा किया कि SDF को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने इराक से अपने सैनिकों को सीरिया भेज दिया। दावा किया गया कि एक रोज पहले अमेरिकी सेना का एक लंबा चौड़ा काफिला पूर्वी सीरिया के देर जोर प्रांत में दाखिल हुआ। अमेरिका का दावा है कि उसका मकसद वहां मौजूद तेल कुओं को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकना है, जबकि सीरिया ने आरोप लगाया कि अमेरिका का मकसद प्राकृतिक संसाधनों को लूटना है। इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश सरेआम एक कैश वैन को लूटते दिखाई दिए। इस घटना में उस कैश वैन के गार्ड की मौत भी हो गई और सामने आए उस वीडियो में उस कैश वैन के पीछे की तरफ वाला दरवाजा खुला दिखाई दिया। इस दौरान उसके कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी वहां खड़े दिखे। तभी पीछे से सिर पर हेलमेट पहने कई लोग आए और उन्होंने गोलियां चला दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और वो गार्ड वहीं जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उन बदमाशों ने उस वैन में रखा लाखों रुपयों से भरा बक्सा लूट लिया और फरार हो गए। इस वारदात में बदमाशों ने उस गार्ड समेत 3 लोगों को गोली मारी, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक गार्ड की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि वो कैश वैन 39 लाख रुपए लेकर एक्सिस बैंक के ATM में रखने के लिए निकली थी। तभी कटरा कोतवाली इलाके में बदमाशों ने उस कैश वैन को लूट लिया। इस बीच झारखंड के पलामू से चोरी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां देर रात मंदिर का ताला तोड़कर चोर मंदिर में मौजूद भगवान की मूर्ति ही चुरा कर ले गए। लेकिन उनकी यह हरकत वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक चोर मुंह पर रुमाल बांधकर मंदिर के अंदर चोरी करता नजर आया। वीडियो में वो पहले लड्डू गोपाल की मूर्ति और फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मुकुट चोरी करता दिखाई दिया। बताया गया कि 150 साल पुरानी लड्डू गोपाल की मूर्ति अष्टधातु की थी, जबकि चुराए गए दोनों मुकुट चांदी के थे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि जब वो सुबह मंदिर पहुंचे तो देखा कि वहां के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद वो घबरा गए और उन्होंने मंदिर में हुई चोरी की घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी और मंदिर में लगे CCTV के वीडियो के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई। उधर मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। एक रोज पहले मणिपुर के उखरुल में रात 11:01 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र उखरुल से 66 किलोमीटर दूर और 20 किलोमीटर गहराई में था। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक रोज पहले झारखंड के मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां शिबू सोरेन की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि उनकी तबीयत पहले से ठीक बताई जा रही है। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बर्थडे पार्टी के दौरान एक आदमी सरेआम बंदूक से गोली चलाता दिखा। सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी, क्योंकि वो आदमी बर्थडे पार्टी में पहुंचे लोगों के सामने ही फायरिंग करता दिखा।
गोली चलाने वाले आदमी के पास एक महिला भी खड़ी दिखी और कुछ बच्चे भी दिखे, लेकिन न उसमें किसी का लिहाज दिखा और न ही किसी का डर। उसने पहले इत्मीनान से बंदूक में गोली डाली और फिर फायरिंग कर दी। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ये साफ नहीं हो पाया कि ये वीडियो कितने दिन पुराना है। इस बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां एक स्कूल बस में सीट को लेकर हुई लड़ाई में एक बच्चे के घर वालों ने दूसरे बच्चे के साथ मारपीट कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी स्कूल बस के अंदर एक बच्चे पर ताबड़तोड़ थप्पड़ चलाता दिखा। वीडियो में दो महिलाएं आपस में किसी बात पर बहस करती दिखी। इसी दौरान उस आदमी ने पीछे मौजूद बच्चे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अरे यार, बताया गया कि उन बच्चों के बीच स्कूल बस की सीट की वजह से विवाद हुआ, जिसके बाद उनमें एक बच्चे के घर वालों ने वहां मारपीट की। अपने दरवाजे पर बस को रोक करके बच्चों के साथ मारपीट किया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मारपीट करने वाले आरोपी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है केरल से। वहां एक बार फिर निपा वायरस ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने पुष्टि की है कि राज्य में 2 लोग निपा वायरस की चपेट में आए हैं। इनमें एक मरीज महज 9 साल का एक बच्चा है, जिससे पहले केरल के कोषिकोड जिले में 2 लोगों की बुखार आने के बाद मौत हो गई थी। प्रशासन को शक है कि वो दोनों निपा वायरस के ही शिकार हुए। उनके सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या पता चल रहा है? ये खबर बड़ी होती जा रही है। बिल्कुल किशोर, ये खबर बहुत बड़ी होती जा रही है क्योंकि निपाह वायरस बहुत ही खतरनाक और घातक माना जाता है, क्योंकि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और आज केंद्र सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से टीमें केरल भेजी गई हैं और कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। 3 से 4 लोगों की जो सैंपल रिपोर्ट एनआईवी पुणे भी भेजी गई है और जल्द ही उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि आखिर में उनमें निपाह वायरस है या नहीं है। शुक्रिया रवि आपका। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीन के झंडे और राष्ट्रीय निशानों से जुड़ा सामान बेचने पर बैन लगा दिया। बड़ी संख्या में इजरायल के सैनिक वहां तलाशी अभियान चलाते दिखे। 1967 की जंग के बाद इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और भारी संख्या में अपने सैनिकों को वहां तैनात कर दिया था। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक इजरायल ने अपने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में तलाशी अभियान चलाया और उन दुकानों को बंद करा दिया जहां फिलिस्तीन के झंडे, टी-शर्ट और राष्ट्रीय निशानों से जुड़ा सामान बेचा जा रहा था। इजरायल ने इस इलाके में फिलिस्तीन का झंडा रखने और फहराने को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, जिसके बाद वहां सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई। 1967 की जंग में इजरायल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इन दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन इजरायल सभी फिलिस्तीनियों को अपने लिए खतरा मानता है और 1967 से अब तक 8 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले चुका है। इस बीच यूरोप के देश पुर्तगाल से सामने आए एक वीडियो की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। वहां वाइन बनाने वाली एक फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद सड़क पर रेड वाइन की नदी बहने लगी, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि सड़क पर रेड वाइन की नदी ऐसे बह रही थी मानो वहां कोई डैम फूट पड़ा हो। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें रेड वाइन बाढ़ की तरह सड़क पर बहती नजर आई। यही नहीं, उसका बहाव इतना तेज था कि अगर उसकी जद में कोई आ जाता तो वो तिनके की तरह बह जाता। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक पुर्तगाल के एंडिया इलाके में मौजूद उस फैक्ट्री में हादसा तब हुआ जब वहां एक टैंक में अचानक विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से उस टैंक में रखी हुई करीब 22 लाख लीटर रेड वाइन बहने लगी। इधर पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन दोनों गुर्गों के पास से 2 पिस्तौल भी बरामद कर ली और पुलिस के मुताबिक वो दोनों गुर्गे टारगेट किलिंग और फिरौती की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, तभी उन्हें धर दबोचा गया। यही नहीं, पुलिस उनके दूसरे साथियों की भी तलाश में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बदमाशों के साथ हुई इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगने की खबर आई, लेकिन पुलिस के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बाल बच गए। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 4 में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली कि वहां के एक जंगल में कुछ बदमाश लूट का सामान बांट रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने उस इलाके की घेराबंदी कर दी। घटना में शामिल 2 अन्य बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने दावा किया कि जैसे ही जवान उनके पास पहुंचे, बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी उन्हें जवाब देने के लिए गोलियां चलाई, जिसके बाद 4 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से पुलिस को अवैध हथियार और गहने भी मिले। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 4 बदमाशों ने कुछ दिनों पहले गहनों की एक दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इधर तेलंगाना के निजामाबाद से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां के एक सरकारी स्कूल में खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा छात्राएं बीमार पड़ गईं, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में उन सभी छात्राओं को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया गया। इस दौरान छात्राओं के परिवार वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। बताया गया कि स्कूल में छात्राओं को खाना दिया गया, जिसे खाने के बाद उन्हें पेट में दर्द और उल्टी होने लगी। आशंका जताई गई कि फूड पॉइजनिंग की वजह से छात्राएं बीमार हुई। गनीमत ये रही कि इस घटना में सभी छात्राएं सही सलामत बच गईं। तेलंगाना में सरकारी स्कूल में छात्राओं के बीमार होने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले वहां के काजीपेट में भी जुलाई के महीने में 30 से ज्यादा छात्राएं फूड पॉइजनिंग से बीमार हुई थी।
इस बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला उसके परिवार वालों ने सड़क पर उस छात्रा का शव रख विरोध प्रदर्शन किया और सड़क पर जैम लगा दिया, क्योंकि यूपी के रायबरेली में उस छात्रा के आत्महत्या करने के बाद उसके परिवार वाले भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर उसका शव रखकर हंगामा किया। बताया गया कि उस छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया तो उसे पीटा गया, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस संदर्भ में तत्काल उसको अरेस्ट किया गया। हालांकि आरोपी लड़के की गिरफ्तारी के बाद भी मृतक छात्रा के परिवार के लोग शांत नहीं हुए। इस बीच उन्होंने लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर जैम लगा दिया और नारेबाजी करते रहे। इस दौरान वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और किसी तरह समझा बुझाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क से हटाया। इस बीच दुनिया भर में आदमखोर कहा जाने वाला कुत्ता अमेरिकन बुली ब्रिटेन में हुई एक घटना की वजह से सुर्खियों में आ गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां एक लड़की पर अमेरिकन बुली नाम के नस्ल के इस कुत्ते ने ऐसा हमला किया कि उसकी जान पर बनाई, जिसके बाद ब्रिटेन की सरकार अमेरिकन बुली नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाने की तैयारी में जुट गई। क्योंकि अमेरिकन बुली कुत्ता दुनिया का सबसे खतरनाक पालतू कुत्ता माना जाता है। यही नहीं, ये कुत्ता स्वभाव से काफी गुस्सैल होता है, जिसे देखते हुए ब्रिटेन की सरकार इस कुत्ते की नस्ल पर बैन लगाने की तैयारी में जुट गई। क्योंकि कुछ रोज पहले ही अमेरिकन बुली कुत्ते ने बर्मिंघम में एक 11 साल की लड़की पर हमला कर दिया था। यही नहीं, जब 2 लोग उस लड़की को बचाने के लिए गए तो उस कुत्ते ने उन दोनों लोगों पर भी हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सभी को गंभीर चोटें आई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन में इस साल अमेरिकन बुली के हमले की कई खबरें सामने आई, जिसके बाद वहां की सरकार ने इस कुत्ते पर बैन लगाने की योजना बना ली। उधर अटक जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोर्ट से यह शिकायत की कि उन्हें उनके बेटों से बात करने से रोका गया, जबकि कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने उन्हें अपने बेटों और वकीलों से बात करने की इजाजत दी थी। लेकिन इमरान का आरोप है कि अटक जेल अधीक्षक ने उन्हें फोन पर बात करने से रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने अटक जेल अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दायर करने की मांग की। इसके लिए बाकायदा उन्होंने विशेष अदालत में एक याचिका भी दायर की, जिसमें उन्होंने अटक जेल अधीक्षक पर मनमानी करने का आरोप लगाया और ये दावा किया कि कोर्ट से मिली राहत के बावजूद अटक जेल प्रशासन ने उन्हें अपने बेटों से बात करने से रोक दिया, जिसके बाद इमरान खान ने कोर्ट से उन पर एक्शन लेने की अपील की। इमरान खान गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में अटक जेल में बंद हैं और उन्हें अपने बेटों और वकीलों से बात करने के लिए कोर्ट ने 15 सितंबर तक का वक्त दिया है। इस बीच अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की एक जेल से भागे एक कैदी के बारे में वहां की पुलिस की तरफ से जारी चेतावनी ने पूरे अमेरिका की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि उस कैदी के पास खतरनाक हथियार हो सकते हैं और पुलिस से बचने के लिए वो आम लोगों को भी निशाना बना सकता है। हत्या के मामले में दोषी वो कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन 7 दिन पहले सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर वो जेल से फरार हो गया था। जांच के दौरान उसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो उस जेल की 2 दीवारों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ता दिखा और दीवार फांदकर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे पकड़ने का तलाशी अभियान शुरू कर दिया। फरार कैदी की तलाश में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी कर दी। उधर अमेरिका के हवाई से एक ज्वालामुखी के भड़कने की खौफ से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पिछले 3 दिनों से वो ज्वालामुखी धधक रहा है और वहां से आई तस्वीरों में उस ज्वालामुखी का लावा तेजी से बाहर निकलता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां आग की कोई नदी बह रही। ज्वालामुखी में रुक रुक कर हो रहे विस्फोट की वजह से लावा कई फीट ऊपर तक देखा गया, जबकि ज्वालामुखी से निकलने वाले दम घोंटू धुएं ने आसपास के इलाकों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में एक हवाई का यह ज्वालामुखी इससे पहले जून और जनवरी महीने में भी भड़क गया था और करीब 2 महीने बाद ही उसने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा दिया। ज्वालामुखी की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर खतरा बढ़ गया, इसीलिए हवाई के प्रशासन ने लोगों को ज्वालामुखी के करीब न जाने की चेतावनी जारी कर दी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयुष्मान भव कार्यक्रम चलाने का ऐलान किया गया। आयुष्मान भव कार्यक्रम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 15 दिन तक अभियान के तौर पर चलाएगा, जो पीएम के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत 60,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे और देश के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान मेला लगेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आसमान से बिजली गिरने से 130 भेड़ों की मौत हो गई। इन भेड़ों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया और हर भेड़ पर 4,000 रुपए आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया। उन्नाव में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से पशुपालकों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। इधर दिल्ली के वजीरपुर इलाके में बिजली की एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद उस इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहां से आई तस्वीरों में उस दुकान से आग की भयानक लपटें उठती दिखाई दी। आग की वजह से वहां पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया, जिसकी वजह से वहां के लोग डर गए। कई लोग तो जान बचाने के लिए अपनी अपनी दुकानों से बाहर आ गए। इस घटना के बाद वहां सड़क पर भारी भीड़ जुड़ गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां वहां पहुंच गईं, जिसके बाद आग की लपटों पर पानी की बौछार की गई। बाद में कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
इस बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर से खौफ से भर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक महिला और बच्ची समेत 3 लोगों का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्होंने जांच शुरू कर दी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक घर से 3 शव बरामद किए गए, जिससे वहां लोगों में हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने आशंका जताई कि आरोपी लड़के ने पारिवारिक विवाद की वजह से उस महिला और 7 साल की उस बच्ची की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी ने भी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उनके सौतेले बेटे के द्वारा आपसी घरेलू विवाद के चलते होना संभावित है। बताया गया कि कुछ दिनों पहले ही आरोपी लड़के के पिता ने दूसरी शादी की थी, जिसकी वजह से वो अपने पिता से नाराज चल रहा था। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद पीएमओ के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। इसके बाद वो विदेश मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारियों से भी मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की और G20 सम्मेलन से जुड़े उनके अनुभव के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सभी अफसरों और कर्मचारियों को G20 सम्मेलन के सफल आयोजन पर बधाई दी। ये नफरत का असर कब तक रहेगा? नगर सहमा हुआ कब तक रहेगा? 100 बात की बात कही सुनीता ने, हकीकत जान जाएगा तुम्हारी, जमाना बेखबर कब तक रहेगा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।